नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है सैनिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं रणजीत चौधरी आपको पढ़ाने वाला हूँ EORO पार्ट बी। ठीक है, तो जैसा कि पहले ये डिसाइड कर दिया था सर ने कि भाई आपकी जो दिसंबर लास्ट में EORO पार्ट बी की क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं शुरू से, और बिना ज़्यादा समय लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले EORO पार्ट बी में सिलेबस की चर्चा करते हैं, पार्ट बी की, कि पार्ट बी में क्या रहने वाला है। बेसिकली EORO पार्ट में दो चीज़ें हैं। EORO में पहले जो ए पार्ट है, ए और बी, तो इसमें तो आपका पता ही है जीके है, और इसमें होने वाला है आपका नगर पालिका से संबंधित जो एक्ट है, योजनाएं हैं और 3 रूल्स हैं। तो अपन इसमें चर्चा करेंगे EORO पार्ट बी की यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में 3 चीजें हैं इसमें। EORO पार्ट बी की अगर बात करें तो 3 चीजें हैं। पहला एक्ट है, ठीक है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, जिसमें मैं आपको बता दूं कि चैप्टर टोटल तो इसमें 17 हैं। अगर देखा जाए चैप्टर तो इसमें कितने हैं, टोटल 17 चैप्टर हैं। ठीक है, लेकिन अपने को पढ़ने 9 ही हैं। टोटल धाराएं अगर बात करें तो 344 है, लेकिन अपने को पढ़ने 296 के आसपास है। ठीक है, और इसमें 6 अनुसूची हैं। तो इसमें से जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम है उसमें से आपको 9 ही चैप्टर पढ़ने हैं। नगरपालिकाओं का गठन और शासन, नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका राजस्व, नगरपालिका शक्तियां अपराध नियंत्रण, कार्य संचालन और वार्ड समिति, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, नगरपालिका विकास और नगर योजना अभियोजनवाद आदि। यानी कुछ जो चैप्टर हैं वो दिए गए हैं आपको। तो 9 इसमें चैप्टर हैं, और अपने को 296 या 295 के आसपास क्या पढ़नी है, धाराएं। ठीक है, ये आगे अपन डिस्कस करेंगे पूरा। तो एक तो ये चीज है इसमें पार्ट बी में, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, और उसके बाद में संशोधन भी हुए हैं। 2011 में भी हुआ है, 17 में भी हुआ है, 21 में, 22 में, 23 में, वो संशोधन बीच बीच में अपन पढ़ते रहेंगे। तो ये 2009 में जो बाद में अमेंडमेंट होते रहे हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में है 3 रूल, ये नगर पालिका में जो चलते हैं। ये एक तो है सामान क्रय हुए अनुबंध, यानी नगर पालिका में जो भी सामान क्रय किया जाता है, जैसे मान लो कि 1000 अपने को कचरे के डिब्बे खरीदने हैं, तो वो जब टेंडर निकलता है वो, या अपने को कोई पुलिया बनाना है नगर पालिका में, या रोड डलवानी है, तो उससे संबंधित ये नियम है राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974। इसमें दूसरा रूल है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, यानी बैठकों का संचालन कैसे होगा, जो नगरपालिका की बैठकें होंगी उनका संचालन कैसे किया जाएगा, वो इसमें दिया गया है। तीसरा है फिर राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां कर्तव्य और कर्तव्य 2009। इसमें क्या होगा कि राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसके तहत अपन बाद में पढ़ेंगे कि धारा 55 में, 54 में वार्ड समिति दी गई है, 55 में अन्य समितियां दी गई हैं। तो उन समितियों कि उनको कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, कौन से वो कार्य करेंगे, क्या उनके कर्तव्य रहेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे। तो राजस्थान जो नगरपालिका अधिनियम है 2009, एक पार्ट तो ये हो गया इसका। दूसरा पार्ट ये हो गया, 3 रूल हैं। और आगे बात करें तो तीसरा जो इसका पार्ट है वो है योजनाएं। 8 योजनाएं आपको दी गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अमृत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो अपन NULM इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, हृदय योजना जो 31 मार्च वो बंद हो गई थी, और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये 3 योजनाएं तो क्या हो गई, राजस्थान से रिलेटेड, और 5 योजनाएं जो अपनी है नेशनल लेवल की, ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली EORO पार्ट बी में अगर बात करें तो सिलेबस के 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट एक्ट हो गया, सेकंड वो 3 रूल हो गए, और जो आपका थर्ड है वो क्या हो गया, योजनाएं हो गई, स्कीम्स हो गई। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं अपने EORO पार्ट बी में। ठीक है, अपने पास बुक है ही, बुक ऑलरेडी आ चुकी है मार्केट में, खाली आपको कुछ नहीं करना। ठंड का मौसम है, आराम से आपको ये देखते रहना है और बुक खोल लेना, और जो भी एक्स्ट्रा जो करवाएं वो बुक के आपको साइड में लिखते रहना है। ठीक है, आपको अच्छा शानदार मजा आने वाला है पढ़ने में, है ना। धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भर्ती थी इसमें अगर अपन देखें, जो 14 मई 2023 को एग्जाम हुआ था इसका, ठीक है,
जो कि रद्द हो गया था। तो ये दो पार्टों में जो 80 नंबर है वो तो जीके कवर करेगा, और जो 40 है ये आपका पार्ट बी कवर करेगा। ठीक है, तो 120 इसमें होंगे आपके, और 120 ही क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उस समय 14 मई को 2 पेपर हुए, यानी 2 पेपर कैसे, एक तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ और एक हुआ सेकंड शिफ्ट में। तो बेसिकली मैंने आपको अभी बताया कि ये 3 भागों में आपका पार्ट बी सिलेबस है। फर्स्ट कौन सा है, आपका एक्ट है। सेकंड कौन सा है, आपके रूल हैं। और थर्ड कौन सा है, आपके योजना है। 3 भागों में है। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का 14 मई को पेपर हुआ, उस फर्स्ट में एक्ट में कितने क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए। सेकंड जो है, जो रूल है, कितने रूल है, 3 रूल, उसमें से कितने क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए। और जो आपकी 8 योजनाएं हैं, स्कीम है, उसमें से कितने क्वेश्चन आए, 10। इसका मतलब 10-10 क्वेश्चन तो ये हो गए, 20 क्वेश्चन कौन से हो गए, एक्ट के हो गए। ठीक है। सेकंड जो हुआ, सेकंड शिफ्ट का उसी दिन, इसमें 18 क्वेश्चन आए, किससे, आपके एक्ट से। 12 क्वेश्चन आपके रूल से आए, और 10 क्वेश्चन किसके आए, योजना से। ठीक है। अगर अपन देखा जाए, अगर लेंथ के हिसाब से बात करें, तो भाई जो एक्ट है, जो भी है 250 पेज का है या 200 पेज का है, उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20। रूल है ये जो 10-12 पेज के हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। और आपकी 8 योजनाएं हैं, जो आप जैसे RS प्री जब दोगे तो कम से कम 50 योजनाएं पढ़ोगे। उसके उसके अगर वनस्पत देखें तो आपको 8 योजनाएं पढ़नी है, और आपके नंबर कितने पड़े हैं, 10। इसका मतलब ये जो एक्ट के ही पीछे आपको पड़े नहीं रहना है, इनको भी बराबर, ऐसा नहीं है कि भाई 8 योजनाएं हैं आपने ऊपर से पढ़ ली काम हो गया, तो इनको पूरा वेटेज है, इनको भी अच्छे तरीके से अपने को करने, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने। बाकी देखा जाए तो इसको सब यही एक्ट से स्टार्ट करते हैं। बाकी देखा जाए तो है ना, इसको जैसे आपके 3 रूल हैं, इनको कवर कर लेना चाहिए सबसे पहले, और 8 योजनाएं हैं, इनको कवर कर लेना चाहिए। तो ठीक, आपको कम से कम 20 क्वेश्चन का जो वेटेज है वो आपका कवर हो जाएगा, और आपको इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, एक्ट से ही पढ़ते हैं, 2009 राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, और फिर बीच में जैसे 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, और जब थोड़ा सा यूं आपको लगेगा कि यार बोर हो गए, फिर अपन बीच में रूल कर लेंगे या योजनाएं कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको कल्पना करनी होगी, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, इमेजिनेशन पावर कैसा है। अगर वो आपने सही दिमाग लगाया ना, तो एक्ट आपके लिए हार्ड नहीं होगा। जैसे भाई नगर पालिका की बात है, नगर पालिका आप कोई भी सोचो, जैसे अगर आप या तो नगर पालिका में रहते हो, या कोई किसी भी चीज को आप इमेजिन करोगे, जैसे किशनगढ़ नगर परिषद है, ठीक है। तो अगर उस चीज को आप देखोगे कि भाई दिमाग में लाओगे कि जैसे बैठक होती है, उसमें अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, मेंबर सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। वही जैसे अपन राजस्थान विधानसभा है या लोकसभा है, राज्यसभा, वहाँ कार्यवाही चलती है, उससे आप इसको कनेक्ट करोगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये चीज दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार जो अपना स्वायत्त शासन विभाग है, उसकी अधिसूचना है ये। ठीक है, जो लोकल बॉडी जो है अपना डिपार्टमेंट, उसका है। इसमें जो इन्होंने अलग से दिया है कि भाई जो नगर पालिका बनेगी, ठीक है, उसका क्या कंपोजिशन होगा, और क्या जनसंख्या का रहेगा, क्या जनसंख्या घनत्व का रहेगा, या प्रति व्यक्ति आय का होगा। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग ने एक अधिसूचना निकाली। ठीक है, जो ये 243 थे, जो आपका संविधान का अनुच्छेद है, और ये धारा 3 आगे पढ़ेंगे अपन, उसमें उपधारा 1 है जो अभी पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, धारा 3 नगर पालिकाओं का परिसीमन। ठीक है, उसमें उपधारा 1 है, उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा ये जो मानक रखे गए हैं, ठीक है, जिसमें है वृत्त शहरी क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसमें 5 लाख या अधिक, या संभाग मुख्यालय। ठीक है, अगर फिर बात करें लघु शहरी क्षेत्र,
नगर परिषद, वहां क्या होगा 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम या जिला मुख्यालय। ये पीडीएफ थी, मैं आपको यूं दिखा रहा हूं कि भाई कैसे कैसे कौन क्या निकालता है। तो राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना निकाली कि नगर पालिका का गठन कैसे होगा, उसमें जनसंख्या कितनी होगी, उसमें आपका जनसंख्या घनत्व कितना होगा, प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, ये सारी याद नहीं रखनी, खाली ये चीज क्षेत्र की जनसंख्या वाला आपको पार्ट याद रखना है। ये तो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं कि आपकी जानकारी के लिए क्या चीजें होंगी, ठीक है। उसको वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो सबसे पहले अगर अपन नगर पालिका की बात करेंगे, नगर पालिका, नगर पालिका होगा संक्रमणशील क्षेत्र, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। संक्रमणशील क्षेत्र जैसे कि मान लो कि आपका कोई गांव है और वो अपन ये देखते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई ये गांव है यार, अब इसको तो यार शहर घोषित कर देना चाहिए। गांव जिसमें सारी सुविधाएं हो जाती हैं, तो अब अपन नहीं कहते कि यार ये तो सिटी जैसा हो गया, शहर जैसा हो गया। यानी वो गांव किसकी तरफ बढ़ रहा है, शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो जो गांव शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, संक्रमणशील क्षेत्र, ट्रांजिशनल एरिया, तो उसको सबसे पहले क्या बनाते हैं, नगर पालिका। ठीक है, एक बात। उसके लिए अभी मैंने आपको पीडीएफ भी दिखाई दी, अधिसूचना भी दिखाई दी, उसमें जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, या तो 10,000 हो या उससे अधिक हो। लेकिन अगर नगर परिषद की तरफ जाते हैं, जो स्मॉल अर्बन एरिया है, लघु शहरी क्षेत्र, यानी वो क्या हो गया, गांव था वो क्या बन गया, शहर की तरफ बढ़ रहा है, और शहर क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। तो स्मॉल अर्बन एरिया, उसमें क्या होगा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो किंतु 5 लाख से कम हो, या वो जिला मुख्यालय हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो। मतलब या तो जिला मुख्यालय है तो उसको अपन नगर परिषद बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। या उसकी जनसंख्या चाहे वो 1 लाख से कम हो, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो उसको नगर परिषद घोषित कर सकते हैं। दूसरी बात, 1 लाख से अधिक हो किसी भी शहर की जनसंख्या, लेकिन 5 लाख से कम हो, उसको भी क्या कर सकते हैं, नगर परिषद। ठीक है, आगे जैसे नगर परिषद और वो आपको मैं बताऊंगा, उसमें कई 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं और कई 1 लाख से कम जनसंख्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो नए बने हैं, उनको भी नगर परिषद घोषित कर सकते हैं। फिर नगर निगम, यानी उससे भी बड़ा शहर अगर वो बन गया हो, ठीक है, तो लार्जर अर्बन एरिया, उसमें क्या होगा, 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या, या क्या हो, वो संभाग मुख्यालय हो। अगर संभाग मुख्यालय है उसको भी क्या घोषित कर सकते हैं, नगर निगम। ये कौन कह रहा है, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना ये चीज बता रही है। ठीक है, ये चीज आप याद रखो या मत रखो, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। जनसंख्या घनत्व, ये सारी चीजें बेसिकली आपको याद क्या रखना है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको चीज बताई, आपके जो एक्ट अपन पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले अपन परिभाषा पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्ट बात करेगा नगर पालिका, एक्ट बात करेगा किसकी, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी। ओके, म्युनिसिपैलिटी, जहां भी नगर पालिका की बात आएगी एक्ट में, म्युनिसिपैलिटी ये 3 चीजों में बटेगी। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका का नाम आते ही एक्ट में ये मत सोचना कि जो 10,000 या उससे अधिक जनसंख्या है उसको नगर पालिका बोलेंगे। एक्ट ये बोलता है कि नगर पालिका किसको बोलोगे, नगर पालिका एक्ट बोलेगा नगर पालिका बोर्ड, जो नगर पालिका अभी पीछे बताइए ना, एक्ट बोलेगा उसको क्या, नगर पालिका बोर्ड। नगर परिषद, और नगर निगम। एक्ट में जहां म्युनिसिपैलिटी की बात आएगी, नगर पालिका की बात आएगी, इसका मतलब क्या है, वो तीनों की बात कर रहा है। किसकी, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद, नगर निगम। ठीक है, अब नगर पालिका जो बोर्ड है, ये जो तीनों चीजें हैं, इसमें 2 प्रकार का प्रशासन रहेगा। एक तो राजनीतिक प्रशासन, एक रहेगा अपनी ब्यूरोक्रेसी। तो राजनीतिक प्रशासन में क्या होगा, राजनीतिक प्रशासन की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर नगर पालिका बोर्ड की बात करते हैं तो वहां क्या होता है, अध्यक्ष। कौन होता है, अध्यक्ष। क्या बोलते हैं, चेयरमैन। ये आपने नगर पालिका में
देखा भी होगा अगर आप किसी नगर पालिका में है या नगर पालिका के बारे में सुना है। यही अगर नगर परिषद की बात करेंगे तो राजनीतिक रूप से इसका प्रमुख कौन होगा? सभापति। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट। यही अगर नगर निगम की बात करें तो उसका राजनीतिक प्रमुख वहां कौन हो जाएगा? महापौर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मेयर। चलो ये चीज हो गई। उसके बाद इससे नीचे वाले अगर राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो क्या हो गया? वो उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन। अगर इससे नीचे वाले की बात करें राजनीतिक प्रमुख की तो वो क्या हो गया? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपसभापति। क्या हो गया? उपसभापति। और वहीं अगर नगर निगम की अपन बात करते हैं तो वो क्या हो गया? उप महापौर। यहां वाइस मेयर मत कर देना, क्या होगा? डिप्टी मेयर। ठीक है, एक्ट की बात कर रहा हूं। एक्ट में नगर पालिका 3 चीजों में डिवाइड होगी। नगर पालिका बोर्ड जो सबसे छोटे वाली है, नगर परिषद उससे बड़ी यानी स्मॉल अर्बन एरिया, नगर निगम लार्ज अर्बन एरिया। इनके राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष, सभापति, महापौर। वहां कंफ्यूज मत होना, वहां नगर परिषद का आप अध्यक्ष बोलोगे, चेयरमैन, और इसका जो नगर पालिका बोर्ड है बाद में सभापति। ये वहां कंफ्यूज नहीं होना है। नगर निगम की तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे कि यार प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, तो उस हिसाब से है ना, तो आप क्या कर दोगे? नगर पालिका बोर्ड वाले को सभापति करके आ जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये आपका अध्यक्ष हो गया, सभापति हो गया, महापौर हो गया। और अपन बात किसकी कर रहे हैं? राजनीतिक नियुक्तियों की। तो इसी से अपन आगे चलते हैं। तो फिर क्या होगा? मेंबर किसमें? नगर पालिका बोर्ड में। जो चुन के आएगा वार्ड से उसको क्या बोलेंगे? सदस्य। किसमें बोलेंगे? नगर पालिका बोर्ड में। अगर नगर परिषद की बात करेंगे तो वहां होगा पार्षद, जिसको बोलेंगे काउंसिलर, पार्षद। और अगर नगर निगम की बात करेंगे जो उनके वार्ड से चुन के आएगा उसको बोलेंगे कॉरपोरेटर। नाम सुना भी होगा आपने, कॉरपोरेटर, ये मूवी वगैरह में सब में सुना होगा। उसको बोलेंगे निगम पार्षद। उसको क्या बोलेंगे? निगम पार्षद। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये एक राजनीतिक प्रशासन हो गया। ठीक है, तो अध्यक्ष, इसमें उसके बाद में उपाध्यक्ष, सदस्य, यानी जो वार्ड से चुन के आएंगे, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुन के आएंगे। ठीक है भाई, नगर पालिका है, इस ये वार्ड में बटी हुई है। ठीक है, हर वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन आप जानते हो, वहां से क्या चुन के आएंगे? मेंबर। और वो किसकी फिर चुनाव करेंगे? अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ऐसे तो वो मेंबर जो ये इधर पार्षद और निगम पार्षद, तो ये तो होगी राजनीतिक नियुक्तियां, राजनीतिक प्रशासन। अगर अपन ब्यूरोक्रेसी की बात अगर इसमें करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो सबसे ऊपर मंत्री, हालांकि राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है, मंत्री। उसके बाद होगा प्रमुख शासन सचिव। प्रमुख शासन सचिव जो कि सचिवालय में बैठते हैं। ठीक है, प्रमुख शासन सचिव। भाई मंत्री अभी कौन है? श्री जाबर सिंह खर्रा जी। ठीक है, अभी प्रमुख शासन अगर प्रमुख शासन सचिव की बात करें तो अभी कौन है? राजेश कुमार यादव जी। ठीक है, ये याद नहीं रखना आपको, बस एक आपको बेसिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्रमुख शासन सचिव। उसके बाद होता है डायरेक्टर, निदेशक, निदेशक। ठीक है, डायरेक्टर। इसको कई बार निदेशक एवं विशिष्ट सचिव भी बोलते हैं। निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, जो अभी अपने हैं कुमारपाल गौतम। ठीक है, ये जो अपना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला है, एलएसजी का ऑफिस है, वहां बैठते हैं। ये सचिवालय में बैठते हैं, मंत्री जी है ही। निदेशक है विशिष्ट सचिव कुमारपाल गौतम है। उसके बाद ये तो कहां बैठ गए? अपने हेडक्वार्टर जयपुर में। उसके बाद जैसे 7 संभाग हैं, अभी 10 हो गए, लेकिन जो पहले 7 संभाग थे वहां बैठते हैं डीडीआर। डीडीआर मतलब डिप्टी डायरेक्टर, उपनिदेशक। उपनिदेशक रीजनल मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रीय। ठीक है, ये कितने हैं अभी? 7। ठीक है, जो पहले 7 संभाग थे डीडीआर।
तो ये चीज है। डीडीआर सबसे ऊपर कौन मंत्री हैं? जाबर सिंह खर्रा जी। प्रमुख शासन सचिव राजेश कुमार यादव। निदेशक एवं विशेष सचिव कुमारपाल गौतम। फिर डीडीआर, जैसे 7 संभाग थे पहले, अब 10 हो गए, तो 7 संभाग में क्या होता था, एक संभाग पे उपनिदेशक क्षेत्रीय बैठता था, डीडीआर। उसके बाद अपने तीनों क्या आ गए, वही नगर पालिका बोर्ड और आपका नगर परिषद, और ये आपका इधर कौन हो गया, निगम। ठीक है, तो इनके प्रमुख कौन होंगे? तो बोर्ड पे तो कौन बैठता है, देखो नगर पालिका बोर्ड, जो अपन सिंपल शब्दों में कहते हैं नगर पालिका। ठीक है, अभी अपन अगर बात करें तो नगर पालिका जो बोर्ड है वो द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका होता है, तृतीय श्रेणी की होती है, चतुर्थ श्रेणी की होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं। उसके बाद परिषद, क्या, नगर परिषद, और आपका क्या है, नगर निगम। ठीक है, तो इनमें तो आयुक्त बैठेंगे, कौन, कमिश्नर। कौन बैठेंगे, कमिश्नर, दोनों में। ठीक है, और इसमें बैठता है आपका ईओ, और ये जो भर्ती है वो किसकी निकली है, ईओ 4 की। ठीक है, जिसको आपने देखा होगा अधिशासी अधिकारी चतुर्थ। तो ये नगर पालिका बोर्ड है, नगर पालिका है, उसमें भी 3 कैटेगरी है, द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका, तृतीय श्रेणी की नगर पालिका, चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका। यानी जो सबसे छोटी जो अभी नगर पालिका बनी ही है, यानी कोई गांव है या कोई स्थानीय क्षेत्र है, उसको सबसे पहले जब नगर पालिका बनाते हैं तब कौन सी नगर पालिका बनाते हैं, चतुर्थ श्रेणी की। और उसमें कौन बैठता है, ईओ चतुर्थ, जो कि ये भर्ती निकली हुई है। ठीक है, फिर इसका प्रमोशन होता है, जैसे ईओ चतुर्थ है, अभी जो भर्ती निकली है, इसमें 100%, यानी जो भी भर्ती ली जाएगी ये 100% क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि अभी आरपीएससी करती है, पहले डिपार्टमेंट करता था। तो 100%। उसके बाद में ईओ 4 का प्रमोशन किसमें होगा, ईओ 3 में। किसमें होगा, ईओ 3 में। ठीक है, ये 4200 ग्रेड पे है, ये 5400 ग्रेड पे है। फिर ईओ 3 किसमें प्रमोशन होगा, ईओ 2 में। ईओ 2 में, इसको कई बार सचिव भी बोलते हैं, सेक्रेटरी सचिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो भर्ती निकली हुई है कौन सी, ईओ 4 की। तो ईओ 4 कहां बैठता है, नगर पालिका बोर्ड। उसके बाद में ईओ 2 का आगे प्रमोशन होता है, फिर वो आयुक्त बन जाता है, कमिश्नर, नगर परिषद में बैठता है या निगम में बैठता है। फिर अगर जोन वाइज होता है, एक उपायुक्त पोस्ट भी होती है, जैसे मान लो कि अपना नगर निगम ये जयपुर है, ग्रेटर और हेरिटेज, वहां मान लो कि एक जोन है मानसरोवर जोन, तो मानसरोवर जोन में वहां उपायुक्त बैठ जाएगा, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना गवर्नमेंट का जो अधिकारी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो होती है। तो बेसिकली मैंने आपको 2 चीजें बताई कि नगर पालिका बनती कैसी है, वो अधिसूचना मैंने आपको पीडीएफ में दिखाई। ठीक है, कि भाई 10,000 या 1 लाख या 5 लाख से कम, 5 लाख और संभाग मुख्यालय और इधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो उनको नगर परिषद बना देते हैं, उसको नगर निगम बना देंगे। उसके बाद में ये बताया कि भाई जो नगर पालिका बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उसमें राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, वो क्या क्या होंगी मैंने आपको बता दिया, और उसमें ब्यूरोक्रेसी क्या होगी, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, अब आगे बात करते हैं। तो इनके आधार पे अभी जो है, अभी है अपने पास ये संख्या है। ठीक है, अभी 13 नगर निगम है, 52 नगर परिषद है, 235 नगर पालिका है, और टोटल 300 हो गई है ना। हालांकि साइट पे भी 282 ही है, अपडेट हुआ नहीं है। बाकी 13 नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका, और कुल 300। अब इसमें देखो नगर निगम कितने हैं, 13। ठीक है, नगर निगम की परिभाषा में अभी अधिसूचना में अपन पढ़ गए हैं, उसमें क्या होना चाहिए, या तो संभाग मुख्यालय होना चाहिए, या 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, ये चीज पढ़ गए हैं। तो उस हिसाब से संभाग अपने बताओ कितने हैं, अभी कितने हैं, 10 हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, और अभी आपके जो संभाग 3 और बने, सीकर, पाली, बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये तो सर 10 ही हुए संभाग। आप नगर निगम कितना बता रहे हो, 13। देखो जयपुर में 2 है, जयपुर में कितने हैं, एक तो जयपुर ग्रेटर और एक जयपुर हेरिटेज। तो एक तो ये हो गया, ये 2।
जोधपुर में जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण 3 और 4, एक हो गया उदयपुर 5, कोटा 2 है, कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण 6 और 7, बीकानेर वाला हो गया 8, भरतपुर हो गया 9, अजमेर हो गया 10, सीकर को भी बनाया नहीं है, पाली हो गया 11, बांसवाड़ा को भी बनाया नहीं है। तो फिर 2 और कौन से हैं? 11 तो हो गए। एक है आपका अलवर, अलवर को भी बनाया है, और एक है आपका भीलवाड़ा, ये अलग है, संभाग से अलग है। तो ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 13। ठीक है, हालांकि इसमें पूछेंगे नहीं आपको एग्जाम में, लेकिन एक थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए। तो जयपुर जोधपुर ये अपने 10 संभाग लिख लिए, उसमें से जयपुर में 2 है, जोधपुर में 2 है, कोटा में 2 है, बाकी में एक एक है। और आपको सीकर और जो बांसवाड़ा है इसमें अभी क्या संभाग बने, आपका नगर निगम बनाए नहीं है, तो उसकी जगह क्या है? अलवर और भीलवाड़ा। तो टोटल कितने हो गए? 13। टोटल कितने हो गए? 13। अब देखो, नगर निगम मैंने बता दिए 13, नगर परिषद कितने बताए मैंने? 52। ये कैसे? अपने पढ़ा क्या? जनसंख्या 1 लाख या अधिक, लेकिन 5 लाख से कम, या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जिले कितने बताओ? 50। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कितने हैं? 50। ठीक है, तो इसका मतलब 50 और 2 कौन से? ऐसे नहीं, उसमें से एक काम करो, 10 अपन ने निकाल दिया आपके क्या? अभी मैंने क्या बताया? नगर निगम अभी बताया ये। तो जयपुर भी जिला है, जोधपुर ये जिले हैं, तो इनको अपन क्या करेंगे? माइनस में। तो जयपुर जोधपुर 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, यानी ये नगर निगम है, इसका मतलब नगर परिषद में नहीं आएंगे, तो माइनस कर दे, ये माइनस कर दो। तो अगर 10 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 40। ठीक है, उसमें से जयपुर वाला अपन ने पढ़ लिया, जोधपुर उन दोनों को 2-2, वहां पे क्या है? नगर निगम है। तो वहां जिले आपको पता हो तो जयपुर ग्रामीण बना है, जयपुर जोधपुर बना है, तो 2 वो माइनस करने पड़ेंगे, तो कितना हो गया? 38। ठीक है, अब 3 जिले और देखो, एक तो है आपका कोटपूतली, कोटपूतली बहरोड नए जिलों में है क्या? डीडवाना कुचामन है, और एक आपका है खैरतल तिजारा। इनको और कम करो एक बार, इनको और कम करो। तो 38 में से अगर 3 और कम कर दे तो कितने बच गए? 35। यानी 35 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो सीधे क्या बन गया? आपका नगर परिषद। ठीक है, क्या बन गया? नगर परिषद। 35 सीधा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, नगर परिषद। इसमें से इन अलग अलग इनको नगर परिषद बनाया गया है, मतलब कोटपुतली को अलग से नगर परिषद है, बहरोड अलग से है, डीडवाना अलग है, कुचामन अलग है, खैरतल अलग है और तिजारा अलग है। तो 35 सॉरी 35 और 6 कितने हो गए? 41। 35 और 6 कितने हो गए? 41। अब देखो, इसके अलावा नगर परिषद कौन है? किशनगढ़, मकराना, किशनगढ़, मकराना, आपका एक है हिंडोन सिटी, एक आपका भिवाड़ी, और एक आपका सुजानगढ़, जो जिला बनते बनते रह गया। ठीक है, कौन कौन से? किशनगढ़, मकराना, हिंडोन सिटी, भिवाड़ी और सुजानगढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5, यानी 41 और 5 46। अभी भी संख्या तो पहुंची नहीं, कितनी? 52। ठीक है, नहीं पहुंची, तो कौन से रह गए? एक आपका है फतेहपुर, सोमू, शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं, वो तो जिला बन गया। शाहपुरा आपका जयपुर ग्रामीण में जो है, फतेहपुर, सोमू, शाहपुरा, लालसोट, सरदार शहर, पुष्कर। कितने हो गए? हो गए क्या? 6। 3 और 3 6 हो गए। तो फतेहपुर 1, चोमू 2, शाहपुरा, लालसोट, सरदार शहर, पुष्कर। ठीक है, तो अब देख लो आप कितने हो गए? 46 और प्लस 6 52। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कितने नगर
परिषद हैं। ठीक है, तो अपने 35 तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये जो 6 अलग थे इनको अलग अलग नगर परिषद बनाया गया है। ये 5 किशनगढ़, मकराना, हिंडौन सिटी, भिवाड़ी, सुजानगढ़ ये हो गए और 6 वो हो गए। ठीक है, इसका मतलब मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं, ये रहा। ठीक है, जयपुर हेरिटेज, ग्रेटर जोधपुर उत्तर दक्षिण, कोटा उत्तर दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, पाली, अलवर और ये जो भीलवाड़ा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो 13 तो क्या हो गए नगर निगम। इसके बाद ये आपके नगर परिषद कितने 52, आप देख लेना। ठीक है, ये सारे जिले हैं, तो किशनगढ़ एक अलग है जिलों से अलग। ठीक है, फिर इधर आपका ये फतेहपुर, ये आपका सुजानगढ़, हिंडौन सिटी ये मैंने जो आपको बताया। फिर इधर से आप सरदार शहर देखो, लालसोट, चोमू, पुष्कर। ठीक है, और शाहपुरा, इन दोनों में से एक ले लो, शाहपुरा। और इधर आपका चित्तौड़गढ़, फलोदी, गंगापुर सिटी ये सारे, और एक भिवाड़ी। ठीक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो अलग अलग हो गए। तो 52 आपके नगर परिषद है। इतना याद रखने की इसमें इतना जरूरत नहीं है। फिर आपके बाकी के 235 उनको याद रखना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो अगर मैं ये बात करूं कि इंट्रोडक्शन अगर मैंने आपको दिया है तो इसमें क्या बताया है, आपको सिलेबस बताया है। वो भी सिलेबस 3 चीजों में बटा है। पहला एक्ट है, दूसरे 3 रूल हैं, उसके बाद में योजनाएं हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन कितने कितने आ रहे हैं, 50 टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उनमें से 20 एक्ट में से आ रहे हैं, 10 उन दोनों में से आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब लगभग अच्छा वेटेज है। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम ये थोड़ा बड़ा है, और आपके जो रूल वगैरह है वो 20-25 पेज के हैं, बाकी का ये सारा ये है। उसके बाद में मैंने बताया कि भाई जब अपन एक्ट पढ़ रहे हैं, नगर पालिका ये सारी चीजें अपन कर रहे हैं, तो नगर पालिका बनेगी कैसे। ठीक है, तो राजस्थान सरकार की जो अधिसूचना थी, जो एलएसजी डिपार्टमेंट की, वो मैंने आपको बता दी। उसमें जो नॉर्म्स थे, उसके बाद में नगर पालिका 3 प्रकार की, जो म्युनिसिपैलिटी जो एक्ट कहता है वो 3 प्रकार की है। नगर पालिका बोर्ड जो सबसे छोटा, उसमें 3 प्रकार की नगर पालिकाएं हैं, 2nd, 3rd और 4th। और जो आपकी 4th वाली है उसके लिए जो आपकी क्या है, ये वैकेंसी निकली है ईओ 4th। उसके बाद में प्रमोशन होकर वो 2nd तक जाता है, कमिश्नर तक जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राजनीतिक प्रशासन क्या होगा, वो मैंने सारे आपको अध्यक्ष, सभापति ये सारी चीजें बता दी, ब्यूरोक्रेसी वाला बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 चालू करते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, बीच में कभी रहेगा कि आपकी तरफ से कि भाई थोड़ा बोर होने लगे हैं, तो उसके बाद अपन रूल्स चालू कर देंगे या बीच में योजना चालू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं कि आप बोर हो। ठीक है, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 मैंने पहले ही बताया कि इसमें चैप्टर तो कितने हैं, 17 हैं, अनुसूचियां 6, धाराएं कितनी है 344। क्या सारी पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, क्योंकि कुछ जो चैप्टर हैं वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो लगभग 295 या 96 धाराएं पढ़नी है, 9 चैप्टर पढ़ने हैं, अनुसूचियां 6 है ये चीज पढ़नी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, बजरंगबली का नाम लेके। ठीक है, आप आराम से बुक है ही आपके पास, नोट्स आपको बनाने नहीं है, खाली आपको आराम से सुनना है। और ये मैं आपको आश्वासन दूं या गारंटी, वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि आपका बहुत शानदार एक्ट होने वाला है। कहीं कोई भी आपके कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें, 2-3 क्लास में आपको समझ में भी आ जाएगा जिस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो और बाकी मैं जो चीजें लिखवाऊं वो आपको बुक के थोड़े साइड में लिख लेना है आपको। ठीक है, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अध्याय मैंने आपको 17 बता दिए, अपने को 9 पढ़ने हैं। तो ये जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, जो एक्ट है, जब ये विधानसभा में रखा गया तो राज्यपाल की अनुमति मिली इसको 11 सितंबर 2009। 11 सितंबर 2009 क्वेश्चन बन सकता है ना। ठीक है, तो 11 सितंबर 2009 को इसको अनुमति मिली, और लागू कब हुआ ये 15 सितंबर, यानी 4 दिन बाद 15 सितंबर 2009 को ये छावनी जो क्षेत्र होते हैं उनको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में क्या हो गया, लागू हो गया। तो अपने सिलेबस में क्या क्या है, चैप्टर 2, 3, 4, 5, फिर 6 नहीं है, 7 है, फिर 8, 9, 10 नहीं है, फिर 11, 12, 13 और 14, ये अपने 9 चैप्टर हैं। ठीक है, तो दूसरा जो चैप्टर है जिसमें नगर पालिकाओं का गठन, यानी नगर पालिकाओं का गठन कैसे होगा और उनमें शासन कैसे होगा जो मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, वो शासन, और नगर पालिकाओं का गठन कैसे होगा, वार्ड बनेंगे, उनमें कौन कौन से मेंबर होंगे, कैसा आरक्षण लागू होगा उनमें, वो इस चीज में पढ़ेंगे, नगर पालिकाओं गठन और शासन, जिसमें धारा 3 से लेके 50 तक
चैप्टर 2 में कवर होगी, धारा 3 से लेके 50 तक। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक एक धारा याद करवा दूंगा। ठीक है, अंगुलियों पे धारा याद हो जाएगी आपके। तो चैप्टर 2 में धारा 3 से 50 तक अपने को पढ़ना है। फिर है चैप्टर 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति, यानी जो नगर पालिका का कार्य होगा वो संचालन कैसे होगा, किसके माध्यम से होगा, क्या उसका तरीका रहेगा। ठीक है, क्या बैठकों का तरीका रहेगा, बैठकें कैसे चलायमान होंगी, वो सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, धारा 51 से लेके 66 तक। यानी पहला चैप्टर 3 से 50। ठीक है, फिर चैप्टर अगला 51 से 66। फिर है नगर पालिका की संपत्ति, धारा 67 से 75। नगर पालिका की संपत्ति, जो भी आप कल्पना करो कोई नगर पालिका है, उसमें क्या है, तालाब भी है, उसमें परकोटे भी है, सार्वजनिक भवन भी है, पार्क भी है, उद्यान भी है, ग्राउंड भी है, ये सारी चीजें पूरी वो नगर पालिका की संपत्ति कहलाएगी, जो धारा 67 से लेकर अपन 75 तक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर 5 है, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, यानी नगर पालिका जो फंड रहेगा, जैसे मान लो नगर पालिका कुछ टैक्सेज लगाती है, ठीक है, या गवर्नमेंट से अनुदान मिलता है, ठीक है, या वित्त आयोग जो सिफारिश करता है कि भाई इतना % नगर पालिकाओं को दिया जाए, वो कहाँ जमा होगा, नगर पालिका का एक फंड होगा, नगर पालिका निधि कहलाएगी वो। ठीक है, और नगर पालिका वित्त, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, धारा 76 से लेके 89 का है। 89 ये बाद में जोड़ी गई, वो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो 76 से 89। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 से 50, 51 से 66, 67 से 75 और 76 से 89A। उसके बाद में सीधा चैप्टर 7 नगर पालिका राजस्व है, यानी नगर पालिका की आय के स्रोत, नगर पालिका की निधि में पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। ठीक है, जो टैक्सेज हैं, कौन से राज्य सरकार डायरेक्ट बोलेगी कि भाई ये टैक्सेज लगाओ, कौन से नगर पालिका टैक्स लगा सकती है, ये सारी चीजें किसमें है, धारा 101 से लेके 140 तक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि इसमें इतना पढ़ने वाला कुछ है नहीं। उसके बाद में सीधा 7 से क्या मैंने बताया, चैप्टर 11 नगरीय विकास और नगरीय योजना। जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा, कोई भी नगर पालिका है उसमें विकास किया जाए, मान लो कि नई कॉलोनी काटी जाए, या इधर इसमें ग्राउंड बनाया जाए, ठीक है, इसमें खेल कूद का बनाया जाए, ये सारी चीजें, कोई नई पुलिया बनाई गई है या कोई नई बिल्डिंग बनाई गई है, तो वो योजना के तहत जो नगरीय विकास किया जाएगा वो किसमें पढ़ेंगे, धारा 159 से 199 तक। उसके बाद नगर पालिका शक्तियां और अपराध, यानी जो नगर पालिका की जो शक्तियां हैं, जो जुर्माने वगैरह लगाएगी, या कोई अपराध करता है तब कोई जुर्माने लगाएगी, वो धारा 200 से लेकर 297 तक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मान लो कोई केस चलता है, कोई वाद चलता है नगर पालिका और किसी के बीच में, वो धाराएं 298 से लेकर 308 तक पढ़ेंगे। उसके बाद में कंट्रोल, यानी नगर पालिका पे कंट्रोल कैसे होगा। ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टर अपॉइंट करती है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है, डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट करती है, या कोई अधिकारी जैसे ईओ वगैरह, तो वो नियंत्रण कैसे रखेंगे नगर पालिका प्रशासन पे, वो सारी चीजें किसमें पढ़ेंगे, धारा 309 से 327 तक। ठीक है, तो ये टोटल चैप्टर कितने हैं, 9। टोटल चैप्टर कितने हैं, 9। तो इसमें ये धाराएं अपन पढ़ेंगे। फिर ये अनुसूची है, अनुसूची कुछ भी नहीं है, अनुसूची बेसिकली प्रारूप है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि धारा 108 है, वो कहती है कि कर अध्यारोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया। ठीक है, फिर उसका कोई प्रारूप होगा, वो अनुसूची फर्स्ट है, उसमें ये प्रारूप है, वो दिया होगा, उसको अपने को नहीं तो याद करना नहीं। बात क्वेश्चन ये आ जाता है कि अनुसूची फर्स्ट नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में है, तो अपन बता देंगे धारा 108। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जैसे 117 है, सूचना का प्रारूप कैसे होगा, सूचना कैसे दोगे, ये अपन आगे पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको याद करवा दूंगा। जैसे 130 है तो इसका योग करो, 1 और 3 4, तो एक इसमें 130 में कौन सी है, 4। ठीक है, फिर इसका योग करो, 1 3 1 कितने हो गई, 5, तो अनुसूची कौन सी है, 5। अब ये मत कर देना सर, इसका भी योग करो, 3 और 3 6 1 7, हालांकि एक ज्यादा ही तो है, अनुसूची क्या है, 6। ये मैं आगे याद करवा दूंगा, ये तो सिंपल एक इंट्रोडक्शन टाइप हो गया। ठीक है, बाकी आगे याद अपन कर लेंगे। ठीक है, अब परिभाषाएं स्टार्ट करते हैं। हालांकि अपने सिलेबस में क्या है, चैप्टर 2, लेकिन यहाँ पे परिभाषाएं हैं, तो परिभाषा पढ़ लेंगे तो अपने को थोड़ा सा आगे जब पढ़ेंगे तो ये जो शब्द आएंगे, जो जीव चिकित्सा अपशिष्ट आएगा, मान लो पिछड़े वर्ग है या और भी कोई आएगा, तो अगर यहाँ इसका मीनिंग समझ ले तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अपन सबसे पहले परिभाषा से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर परिभाषा पढ़ते हैं, पिछड़े वर्ग। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, पिछड़े वर्ग, देखो ये बहुत जगह आएगा। ठीक है, तो पिछड़े वर्ग, जैसे अपन पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी में अनुच्छेद अगर आपने पढ़ा होगा
340। 340 क्या कहता है? 340 कहता है कि भाई जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, ओबीसी का ऐसे संविधान में दिया हुआ नहीं है कि भाई ओबीसी का क्या मीनिंग है, ठीक है, पिछड़े वर्गों की दशाएं, यानी पिछड़े वर्गों की क्या कंडीशन है, ये 340 कहता है कि भाई पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए, यानी खोजबीन करने के लिए कि भाई पिछड़े वर्गों की क्या दशाएं हैं, क्या हालत है, तो पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण करने के लिए आयोग बनाया जाएगा, आयोग का गठन या आयोग की नियुक्ति, ठीक है, ये अनुच्छेद 340 कहता है, ठीक है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, बताइए अपने को, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। पिछड़े वर्ग क्या होते हैं? संविधान कहता है पिछड़े वर्ग क्या होते हैं? जो सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है ना, वो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं, शैक्षिक दृष्टि से कमजोर, ठीक है। यानी 340 अनुच्छेद क्या कहता है अपने संविधान का कि पिछड़े वर्गों की दशाओं की खोजबीन करने के लिए कि पिछड़े वर्गों की क्या हालत है, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए तो नहीं है, उसके लिए राष्ट्रपति किसकी गठन करेगा? इनके आयोग का, ठीक है। तो 340 ये अनुच्छेद कह रहा है। उसके बाद हुआ क्या? 102वां संविधान संशोधन हुआ, 102वां संविधान संशोधन। उससे क्या हुआ? 338 बी जोड़ा गया और उसमें पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन किया गया। आयोग का गठन किसने किया? राष्ट्रपति ने। 340 में पढ़ते हैं। इसके साथ ही एक 342 ए, ठीक है। तो जो पिछड़े वर्ग हैं वो कौन कौन होंगे? मैंने वो बता दिया कि कौन होंगे, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग। 342 ए, इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में, ठीक है, अगर जहां राज्य है वहां राज्यपाल की परामर्श से केंद्रीय सूची यानी केंद्र सरकार अपने प्रयोजनों के लिए एक लिस्ट बनाएगी कि किन किन लोगों को उस सूची में शामिल किया जाए, पिछड़े वर्ग जो हैं वो किन किन लोगों को किसमें शामिल किया जाए, केंद्रीय सूची में। ये किसने किया? 102वें संविधान संशोधन ने, ठीक है। फिर हुआ क्या? 105वां संविधान संशोधन हुआ, 105वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें केंद्रीय सूची की परिभाषा भी दी गई कि केंद्रीय सूची में क्या होगा, जो केंद्र सरकार अपने प्रयोजनों के लिए जो सूची बनाएगी पिछड़े वर्गों की, केंद्रीय सूची। दूसरा इसमें यह जोड़ा गया कि अगर राज्य सरकार अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए, अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए, ठीक है, वो भी अलग से पिछड़े वर्गों की सूची बना सकेगी, पिछड़े वर्गों की सूची बना सकेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो राज्य सरकार, जरूरी नहीं है कि जो सेंट्रल की जो लिस्ट है उसमें जो ओबीसी में है या जो पिछड़े वर्गों में है वो स्टेट में हो, स्टेट की सूची अलग से हो सकती है। ये 105वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया। इसका मतलब राज्य सरकार भी अधिसूचना द्वारा या विधि द्वारा एक अपने उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार के लिए क्या बना सकती है? अलग से सूची बना सकती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो अपनी परिभाषा में क्या है? पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा, SC ST के अलावा ऐसे पिछड़े वर्ग जो राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करे। जैसे शायद धौलपुर या भरतपुर की जाट कम्युनिटी है, वो सेंटर में शायद जनरल में आती है जहां तक है, या स्टेट में आती है तो वो उसमें अलग। इसका मतलब ये होगा कि केंद्रीय सूची और राज्य सूची में अलग अलग जो बनते हैं ये, ठीक है। तो कौन सा हो गया? SC ST के अलावा ऐसे पिछड़े वर्ग जो राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचित करे। ये पिछड़े वर्ग जहां भी आएगा कि भाई पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का निर्धारण, ठीक है, कि जो जैसे 20 वार्ड हैं, जो उसमें 2 सीटें किसकी हैं? पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं। तो वहां पिछड़े वर्ग जब आएगा तब अपने को ये देखना है। फिर बात करते हैं जीव चिकित्सा अपशिष्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट। भाई देखो, जैसे
आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां पे कचरे के अलग से दो डिब्बे होते हैं, जैसे अलग एक होता है जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, या एक अलग से कचरा होता है उसके लिए अलग होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट, उसके लिए अलग से ही एक कचरे का डिब्बा बना होता है। सॉरी, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई मानव है या पशु है, उसके कोई रोग का आपको निदान करना है, डायग्नोसिस, जब ये पता लगाते हैं कि भाई इसके बीमारी क्या है, ठीक है, तब जो अपशिष्ट निकलता है वो, या उसका उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, या उसके प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, तब तब जो चीजें निकलती हैं, या कोई अपन अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च एक्टिविटीज में कोई चीज काम में ले रहे हैं तब, या कोई टेस्टिंग कर रही है तब जो कचरा उत्पन्न होगा उसको जीव चिकित्सा अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, कई प्रकार के अपशिष्ट आएंगे। देखो, इस जब ये एक्ट पढ़ेंगे कूड़ा करकट आएगा, उसके बाद में जो घरणोत्पादक पदार्थ है वो आएंगे, उसके बाद में सीवेज आएगा, परिसंकट में अपशिष्ट आएगा, ठोस अपशिष्ट आएगा। तो ये सारी चीजें अलग अलग, आप कंफ्यूज मत होना, हालांकि मैं एक साथ आपको बता दूंगा। अभी अपन जीव चिकित्सा अपशिष्ट पढ़ रहे हैं, तो जीव चिकित्सा अपशिष्ट में क्या, बायोमेडिकल वेस्ट में अगर मान लो मानव या पशुओं के रोग का निदान कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि भाई इसके क्या रोग है, कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है, कोई नली यूज कर रहे हैं, कोई सिरिंज यूज कर रहे हैं, कोई निडल यूज कर रहे हैं वो, या जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब ट्रीटमेंट करते हैं वो अपने सिरिंज चढ़ाते हैं, जो बोतल चढ़ाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं वो, या कोई टीकाकरण कर रहे हैं, या कोई अनुसंधान क्रियाकलाप है, रिसर्च एक्टिविटीज कर रहे हैं, तब जो कचरा निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, जीव चिकित्सा अपशिष्ट। जैसे एग्जांपल, या मानव शारीरिक अपशिष्ट है, पशु अपशिष्ट है, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजिकल सॉरी या जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट है। तो इस प्रकार के जो अपशिष्ट होंगे वो किस में शामिल करेंगे अपन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट में शामिल करेंगे। या जैसे मैंने आपको बताया निडल्स है, सिरिंज है, ठीक है, अब जैसे इन पे मत जाना, अपशिष्ट तीक्ष्णाग्र, ठीक है, तो आप हो जाओगे कि यार ये क्या वर्ड आ गए, है ना। तो मैंने एग्जाम्पल किसका दे दिया, जो निडल्स हैं, सिरिंज है, ठीक है, जैसे साप्स, जो शार्प होती हैं वो चीजें, उसको क्या लिखा है एक्ट में, तीक्ष्णाग्र, है ना। आदमी वैसे ही घबरा जाए कि ये क्या लिख दिया, तो इतना आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। या कोई अपने टेबलेट्स फेंक दी, टेबलेट्स के पत्ते हैं, ठीक है, या बोल दिया ना, जैसे खांसी की दवाइयों की जो है वो शीशी फेंक दी, ये सारी चीजें, या ठोस अपशिष्ट हो गया इसी से रिलेटेड, ठीक है, या कोई राख हो गई ऐसी, या द्रव अपशिष्ट या रासायनिक अपशिष्ट। इसका मतलब ये होगा कि जो बायोमेडिकल में जो सारी चीजें जो यूज आती हैं, वो जो कचरा होगा, वो जो अपशिष्ट होगा, वो बायोमेडिकल वेस्ट में होगा। ठीक है, चलो आगे। फिर है अपनी पुल। अगर मान लो कोई ब्रिज का कहीं एक्ट में, ठीक है, कहीं आता है ब्रिज का, तो उसमें जो पुलिया है या कोई भूमिगत नाली है वो भी किस में आएंगी, पुल में आएगी। किस में आएगी, ब्रिज में आएगी। ठीक है, फिर है बजट प्रागलन, बजट एस्टिमेट। जब नगर पालिका बजट बनाएगी, धारा 87 के अधीन जो बजट तैयार करेगी वो क्या बोला जाएगा, बजट एस्टिमेट। ठीक है, जब बजट तैयार कर रही है, मान लो कि अपने को इस जो है इस वित्तीय वर्ष में ये सारी चीजें करनी है, ये अपने एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो कि भाई पुलिया बनाना है या रोड बनानी है, तब जो अनुदान, जो पैसा जो अंगीकृत करेगी कौन, नगर पालिका, उसको क्या बोलेंगे फिर अपन, बजट अनुदान, बजट अनुदान, बजट एस्टिमेट बोलेंगे। ठीक है, ये धारा 87 जो आगे पढ़ेंगे अपन, धारा 87 में, उसमें अपन ये बजट एस्टिमेट आराम से विस्तार से देखेंगे। ठीक है, ये आपका बजट अनुदान हो गया। फिर है उसके बाद में भवन निर्माता। देखो मैं एक चीज एक साथ ही बता देता हूं आपको। देखो भूमि है, ठीक है, भूमि में अपन ने क्या बनाया, भवन। जहां भवन बन रहा है जिस प्लॉट पे या जिस जगह पे, उसको क्या बोलेंगे, भवन स्थल। ठीक है, भवन स्थल भूमि हो गया। तो भवन स्थल, भवन बनाएगा कौन, या तो कोई एजेंसी बनाएगी, ठीक है, या कोई व्यक्ति बनाएगा। ठीक है, भवन किसने बनाया, कोई स्वामी होगा उसका भवन का, ठीक है, और फिर कोई आपके जैसा कोई अमीर आदमी होगा तो वो क्या करता है, बिल्डिंग बना के वो क्या कर देता है, किराए पे दे देता है, तो उसका एक क्या होगा, अधिभोगी। ठीक है, ये आपके बार बार आएंगे इस एक्ट में, ये सारी चीजें, क्या, भूमि या भवन, भवन स्थल, एजेंसी, स्वामी, अधिभोगी। ठीक है, स्वामी को बोलेंगे ओनर, क्या बोलेंगे, ओनर। ठीक है, अधिभोगी को बोलेंगे ऑक्यूपायर। ठीक है, ये आपका जैसे बिल्डिंग साइट हो गई, है ना।
कि जैसे ठेकेदार नहीं बोलता है, कोई ठेकेदार होता है ठेके लेता है भवन की, मैं साइट पे जा रहा हूँ, ठीक है। और कोई मेरा छोटा मोटा मेरे जैसा कोई ठेकेदार होता है, वो भी बोलता है कि मैं साइट पे जा रहा हूँ, जैसे कि बहुत बड़ा बिल्डर हो, ठीक है। और भवन निर्माण करता है या व्यक्ति हो सकता है कि जैसे उसको अपन भवन निर्माता बोल सकते हैं, भवन निर्माता। बिल्डर बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्डर। और भवन जो होता है ये, इसका मतलब ये अलग अलग भाई, भूमि कोई भी भूमि है, ठीक है, जो जल से आच्छादित है उसको भी भूमि बोलेंगे इस एक्ट में, ठीक है। भूमि है, उस पे क्या बना रहे हैं, भवन। क्या बना रहे हैं, भवन। अब ये जो भूमि इस भवन के लिए काम में आ रही है उसको क्या बोलेंगे, बिल्डिंग साइट, ठीक है। इसको कोई एजेंसी या कोई बहुत बड़ी अगर मान लो बिल्डिंग है, जैसे एलएनटी है, कोई बिल्डिंग बना रही है, वो एजेंसी हो सकती है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई ठेकेदार हो सकता है, वो भी बनवा सकता है। उसके बाद में स्वामी, जैसे मेरा भवन है मान लो, तो मैं उसका लिए क्या हो गया, स्वामी। या अधिभोगी, जो किराया दे रहा है किसको, स्वामी को देगा, तो जो किराया प्राप्त कर रहा है वो क्या हो गया, स्वामी। जो अधिभोगी, जैसे मान लो 5 दुकानें बना के आपने दे दी किसी आदमी को और वो दुकानें चला रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, अधिभोगी। किराया किसको दे रहा है, स्वामी को, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्वामी। तो एक ही जगह अलग अलग आएंगे ये अपनी परिभाषाओं में, इसलिए मैंने एक जगह ही कर दिया। जैसे एक चीज और कर देता हूं। सबसे पहला मान लो कूड़ा करकट आएगा, वो मैं अभी आपको बता ही रहा था, कूड़ा करकट, रबिश जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रबिश। इसमें क्या क्या हो सकता है, सिंपल कूड़ा करकट, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई कचरा हो गया, जैसे कोई धूल हो गई मान लो, या राख हो गई, जैसे मान लो मिट्टी हो गई, ठीक है, या ईंटों के टुकड़े हो गए, ये सारी चीजें क्या है, कूड़ा करकट, ठीक है। सिंपल कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट। धूल, राख, ईंट या कोई कागज के टुकड़े हो गए, वो कूड़ा करकट आ जाएगा, है ना। उसके बाद मान लो कि कोई घृणो उत्पादक, यानी जिसको देख के घृणा हो गई हो, उसमें बदबू आ रही हो, घृणोत्पादक पदार्थ या कचरा। जैसे मान लो रसोई का कचरा हो गया, रसोई का कचरा जो इकट्ठा हो जाता है सुबह, देखना उसकी हालत, ठीक है, रसोई का कचरा हो गया। ये अस्तबल का कचरा हो गया, अस्तबल मतलब जहां पे घोड़े बांधे जाते हैं, ठीक है, तो वहां का कचरा एक बार जाना आपको पता लगेगा, अस्तबल का कचरा हो गया, ठीक है। ऐसा कचरा जो अपन वहां जाए, लेकिन इसमें मल शामिल नहीं है, सीवेज शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, मल शामिल नहीं है, ठीक है, सीवेज शामिल नहीं है। तो इसमें इतनी वो कुछ बदबू वगैरह नहीं आएगी, धूल पड़ी है, राख पड़ी है, ईंट, उसको क्या बोलेंगे, कूड़ा करकट। लेकिन कोई घृणोत्पादक, ऑफेंसिव मैटर बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे अपन, ऑफेंसिव मैटर, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ भी है, मैं तो ये सारी चीजें अलग अलग परिभाषा दे रखी है, एक जगह मैं कंपाइल किया है मैंने, कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि यार कौन सा सॉरी, कि कौन सा कूड़ा करकट है, कौन सा घृणोत्पादक पदार्थ है, कौन सा परिसंकट में अपशिष्ट है, ये सारी चीजें अलग अलग। तो ऑफेंसिव मैटर क्या हो गए, रसोई का कचरा हो गया, अस्तबल हो गया, या तो कोई गारा पड़ा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, घृणोत्पादक पदार्थ। लेकिन इसमें क्या नहीं है, मल शामिल नहीं है, किसमें, घृणोत्पादक में, ये अलग है मल, सीवेज, क्या, सीवेज, ठीक है। जो मान लो कि शौचालय है, मूत्रालय है, ठीक है, उनसे जो मलकूप है, उनसे जो बहने वाला कचरा है या बहने वाली जो गंदगी है, उसको क्या बोलेंगे, सीवेज। उसके बाद देखो फिर क्या किया अपन ने, जीव चिकित्सा अपशिष्ट, जीव चिकित्सा अपशिष्ट। अब देखो ये बढ़ रही है इनकी तीव्रता, है ना, तीव्रता बढ़ रही है इनकी सड़ने की, या जो इसमें से बदबू आती है। जीव चिकित्सा अपशिष्ट अभी अभी पढ़ा अपन ने, बताने की जरूरत ही नहीं है। जीव चिकित्सा अपशिष्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बाद में देखो क्या आ गया आपका, उसके बाद में ठोस अपशिष्ट, नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट, ठीक है। यानी ठोस के रूप में जो कचरा है, ठोस या कोई अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस कचरा, ठीक है, वो कहां कहां से हो सकता है, या तो कोई निवासी स्थान से उठा ले, आवास से उठा ले वो कचरा, या कोई औद्योगिक जगह से उठा ले, ठीक है, औद्योगिक परिसर वगैरह, वाणिज्यिक परिसर वगैरह वहां से उठा ले। लेकिन मान लो कि औद्योगिक कोई परिसंकट में कोई थोड़ा खतरनाक कोई कचरा है, वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर जीव चिकित्सा अपशिष्ट जिसको ट्रीट कर दिया गया, जो उपचार कर दिया गया है उसका, यानी उस कचरे को अलग कर दिया गया है, ठीक है, उस कचरे का प्रसंस्करण करके अगर वो कचरा अब सही है,
थोड़ा कम खतरनाक है उसको ठोस अपशिष्ट में शामिल कर लेंगे, लेकिन औद्योगिक जो खतरनाक कचरा है उसको किस में शामिल नहीं करेंगे, इसमें ठोस अपशिष्ट में। इसका मतलब कूड़ा करकट थोड़ा कम है तीव्रता इसकी, चाहे बदबू की हो या खतरनाक की बात हो। उसके बाद में घरणोत्पादक पदार्थ जिसमें मल शामिल नहीं है, मल अलग से है, सीवेज, शौचालय, मूत्रालय आदि से। फिर जीव चिकित्सा अपशिष्ट मैंने आपको सारी चीज बताई कि वो निडल्स हो गई, सिरिंज हो गई, ये सारी चीजें। फिर ठोस अपशिष्ट। उसके बाद में सबसे जो खतरनाक है वो क्या है, परिसंकटमय अपशिष्ट। परिसंकटमय अपशिष्ट, ठीक है, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है, ये सबसे हानिकारक है। तो ये जो अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें अलग से दिए गए हैं, ठीक है, इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं है, नहीं अपने एक्ट में कि कौन कौन से पदार्थ या कौन कौन सा कचरा परिसंकट में अपशिष्ट में आएगा, ठीक है। तो इन चीजों को मैंने आपको एक ही जगह कर दी, ठीक है, वो जो भी एक्ट में आएगी अब आपकी समस्या नहीं आने वाली, ठीक है, अपन पढ़ लेंगे। ये देखो मैंने भवन निर्माता बताया या विकासकर्ता, बिल्डर, ठीक है, डेवलपर अभी मैंने आपको बता ही दिया, या ऐसा कोई अभिकरण एजेंसी मैंने बताई ना, जैसे एल&टी हो गई, या कोई व्यक्ति जो स्वयं की भूमि पर बनाए, या कोई एग्रीमेंट के तहत किसी अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है, समझ गए, जैसे यूडीबी हो गया, ये सारी चीज। तो भवन निर्माता मैंने बता दिया, एक ही जगह बता दिया ना, भूमि, भवन, भवन स्थल आगे जो आएगी, अब एक ही जगह मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं। फिर आ गया देखो भवन, बिल्डिंग, कौन सा भवन आप सोचो, मैंने पहले भी बताया कि आप जितना ऑब्जर्वेशन करोगे, जितना इसको काल्पनिक रूप से देखोगे, अपने दिमाग में इमेज बनाओगे, आपके लिए इतना ही एक्ट ये इजी होने वाला है, ठीक है। भवन अपन जानते ही है कि ऐसी सामग्री जिससे भवन में पड़े, क्या बताओ, नींव नहीं होती क्या, कॉलम नहीं भरते क्या, पाए, दीवारें, फर्श, ठीक है, छतें भी होती हैं, चिमनियां, स्थिर चबूतरे बनाते हैं, आगे बरामदे, बालकोनियां, छज्जा नहीं होता क्या, प्रोजेक्शन जानते ही हो, जो बहिर्गत भाग होता है आगे निकला हुआ, किसी भवन का कोई भाग, या कोई ऐसी दीवार, जैसे मान लो ये अपना प्लॉट है, दीवार लगा दी 3 मीटर से ऊंची, कितनी, 3 मीटर से ऊंची, उसको भी क्या बोला जाएगा, भवन, ठीक है। तो जब भी एक्ट में अगर भवन की बात होगी तो ये वाले भवन की बात कर रहा है, इसलिए पहले परिभाषा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो क्वेश्चन मान लो परिभाषा से बनता नहीं है, ठीक है, न अपने सिलेबस में, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है कि 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर, यानी 3 मीटर से अगर कम कोई दीवार है और वो 4 दीवारी बनी हुई है, उसके गेट लगा हुआ है, तो क्या वो भवन में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, 3 मीटर से ऊंचा होना चाहिए। तो भवन निर्माता, भवन, बिल्डिंग आप समझ ही गए, ठीक है। थोड़ा ये थोड़ा सा मैं आपको फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि परिभाषा से न तो अपने क्वेश्चन आने वाले हैं और इसको थोड़ा जल्दी करते हैं। अब इसमें तंबू को शामिल करोगे क्या, भवन में तंबू में शामिल होगा ही नहीं, तंबू भवन में शामिल होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से है क्या ऐसी सामग्री, सामियाने को शामिल करोगे क्या, और या जो तिरपाल से अपन ने मान लो आपने बना दिया उसको शामिल करोगे क्या, तो उसमें वो भवन में शामिल नहीं होगा, ठीक है। आगे चले, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर मजाक भी नहीं कर रहे, लगातार पढ़ाई पढ़ाई चल रही है ना, तो इसमें देखो न तो मुझे वो प्रमोशन करना है और न कोई ऐसा कुछ मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, खाली मुझे ये कहा गया है कि भाई आपको एक्ट अच्छे से पढ़ाना है। तो अपनी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा बीच में बकवास नहीं करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्ट को आप देखोगे 10-12 दिन बाद आपको ये सारी जितनी भी अपन धाराएं पढ़ेंगे वो आपके इनके फिंगर्स पे होंगी सारी। आप सोच रहे हो ना कितनी 296 धाराएं कैसे याद करोगे, और मैं याद कराऊंगा आपको। और ये बीच में जो कन्फ्यूजिंग पेयर है कि आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि यार कूड़ा करकट ये सारी चीजें एक ही जगह करके मैं आपको बताऊंगा। बताओ बिल्डिंग साइट मैंने बताया कि नहीं बताया, एक ही जगह बता दिया। तो आपको अब बिल्डिंग साइट कौन सा, भवन निर्माण के लिए काम में ली गई भूमि, कोई भाग, ठीक है, जो यूं नहीं कहते कि यार मैं साइट पे जा रहा हूं, वो वाली बात है इसमें। उपविधि, इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियां, देखो जैसे एक्ट है अपना, ठीक है, ये 2009 एक्ट है 2009 नगर पालिका अधिनियम 2009, ये है एक्ट अधिनियम, ये पूरा प्रॉपर तरीके से बना दिया गया, इसमें धाराएं चैप्टर। अगर मान लो कई जगह ये आपको दिया जाएगा कि मैं पहले बता देता हूं, ये विहित रीति की बात आएगी, कई चीजें आएंगी, जैसे मान लो कि ये एक्ट है अपना 2009, ठीक है, बन गया, ये पूरा एक्ट है, आपको एक्ट बना के दे दिया कि ये चीजें करनी है, ये ऐसी बैठकों का संचालन होगा, ये नगरपालिका संपत्ति, ये इसमें नगरपालिका संपत्ति ये होगी, ये आपको ऐसे कर आपको उगाने हैं, ठीक है, कर लगाने हैं, कर वसूल करने हैं। तो उसको मान लो कि आपको दे दिया कि भाई ये कर आपको वसूल करना है, क्या करना है, वसूल करना है।
और वसूल कैसे किया जाएगा, वो विहित रीति से किया जाएगा, विहित रीति से किया जाएगा, यानी प्रिस्क्राइब्ड मैनर, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं निर्धारित। क्या बोल सकते हैं, निर्धारित। तो विहित रीति का मतलब ये हो जाएगा कि आपको जो सरकार है या जो डिपार्टमेंट है वो अलग से कुछ निर्धारित तरीके वो बताएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उपविधियां, यानी एक्ट के अंदर से अपन जो विहित रीति है, जो आपको एक्ट ने शक्तियां दी हैं, उससे क्या बनाएंगे, उपविधियां बनाएंगे। जैसे मान लो कोई उपविधि बना ली, ठीक है, या कुछ नियम बना लिए, ठीक है, या कुछ उपबंध बना लिए, ये आगे बहुत काम आने वाला है, एक बार इनको देख लो। प्रोविजंस बना लिए, ठीक है, ये बहुत आएगा प्रोविजंस। और विहित प्रिस्क्राइब्ड मैनर, देखो जब मान लो कि आप आरएस का या किसी भी चीज का फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो आपको एक कि भाई जो एससी या एसटी या ओबीसी वाले हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्मेट है उसमें, यानी विहित जो फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको ये जाति प्रमाण पत्र बनाना है। फिर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट क्या हो गया, फिर आपको एक अलग से फॉर्म के नीचे एक परफॉर्मा दिया होता है कि ये और ये उसमें सारे रूल्स होते हैं, और ये आप एसडीएम के या जिसके भी साइन होंगे, ये क्या हो गया, प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है, यानी अलग से निकाला गया। तो वही है विहित रीति, यानी अलग से आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा या डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि कर वसूल करने का तरीका क्या होगा। जैसे मान लो कि 15 दिन पहले उसको बिल दे रहे हैं, या इतनी तारीख को वो जमा कराएगा, ऐसे ऐसे जमा कराएगा, वहां रसीद मिलेगी, ये सारी चीजें अलग से, तो वो क्या कहलाएंगी, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। उसके लिए क्या बनेगी, उपविधियां बन गई, या रूल बन गए, या उसके लिए उपबंध प्रोविजन बन गए। ये बहुत आगे आपके एक्ट में आने वाले हैं, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, उपविधि, ये जो यहाँ तक, फिर ठीक है, आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे, लंबी क्लास हो जाएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक्ट अपन अच्छे से करेंगे। अभी तो अपना चैप्टर चला ही नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट ही खत्म हुआ है, वो खत्म भी नहीं हुआ, शायद 10-20 और परिभाषाएं बच गई होंगी, तो ये अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, पढ़ते रहें। और अपनी जो किताब है, जो ये अलग से मैं लिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा साइड में लिखते रहें। जैसे मैंने वो चीज़ लिखाई थी, कूड़ा करकट हो गया, या वो गणोत्पादक पदार्थ हो गए, फिर उसको एक ही जगह लिख लो, ठीक है। जैसे भूमि, भवन, भवन स्थल, बिल्डर, स्वामी, ऑक्यूपायर, उसको एक ही जगह लिख लो, ठीक है, तो आप सॉरी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। ये परिभाषाओं में क्या अलग अलग जगह पढ़े हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, उसको आप क्या कर लो, अलग जगह में लिख लो, ठीक है। तो कल दोबारा मिलते हैं, और वापस आपको गुड इवनिंग, थैंक यू।